गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 11th क्लास का या सेकंड बुक उसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। इंडिया का लोकेशन। वैसे आप सब लोगों ने 9th क्लास में इसको पढ़ा होगा, तो समझने में सहूलियत होगी। कुछ वर्ड्स अगर आपके समझ में नहीं आए, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए, तो मुझे आप क्योंकि यूट्यूब पर इसको शेयर कर रहा हूँ, तो नीचे जो कमेंट्स बॉक्स रहते हैं उसमें आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि जो भी वर्ड या सेंटेंस नहीं समझ में आया उसको मैं एक्सप्लेन करने की नेक्स्ट टाइम में कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो वर्ल्ड के बारे में हम बात करें
111 किलोमीटर। ओके, लेट्स आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द लैटिट्यूड it is understand that the southern part of the country lies within the tropics and the northern part lies in the subtropic zone of the warm temperature zone। अब ये क्या है, इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन के सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो पोर्शन है ट्रॉपिक्स, जैसे यहाँ पर एक वर्ड आया है ट्रॉपिक, ठीक है ना। तो इंडिया को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है ट्रॉपिक्स, है ना, और दूसरा सब ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिक कहाँ पर आता है, ये जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहाँ पर एक अर्थ बनाते हैं, अगर ये इक्वेटर लाइन है, ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा वो डेफिनेटली ट्रॉपिक होगा, ट्रॉपिकल होगा। तो कर्क रेखा से दक्षिण वाला जो पूरा हिस्सा है, ये वाला पूरा हिस्सा, इसको हम कहेंगे ट्रॉपिक्स, ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय। और ऊपर वाला जो एरिया है वो ट्रॉपिक से बाहर है, तो कहलाएगा सब ट्रॉपिकल जोन, है ना, ये वाला सब ट्रॉपिकल जोन है। तो इस तरह से दो पार्ट में हम इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं आगे। दिस लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन इन लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एंड नेचुरल वेजिटेशन इन द कंट्री। ओके, तो क्योंकि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए इसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग चीज़ों में। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड इट इज क्वाइट discernible that there is a variation of nearly 30 degree which cause a time difference of nearly 2 hours between the easternmost and the westernmost part of the country। तो 30 डिग्री का जो डिफरेंस है, तो इसकी वजह से भारत में 2 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है। जो सबसे पूर्वी लाइन जो अरुणाचल प्रदेश को टच करती है और जो सबसे पश्चिमी लाइन गुजरात को टच करती है, इन दोनों के बीच में। सो यू आर फेमिलियर विद द concept of Indian Standard Time in class 9th, I think. Then what is the use of standard meridian? The meridian, अब मेरिडियन क्या होती है, वो लाइन होती है जो देशांतर रेखाएं होती हैं, है ना, जिनके बेस पर किसी भी देश का समय नापा जाता है, उसको हम मेरिडियन कहते हैं। मेरिडियन यूज फॉर reckoning standard time throughout most of the world. The standard meridian are those whose longitudes are exactly divisible by 15, sorry it is 7.5, 7.5, यानी 7.5 से जो भी नंबर डिवाइड हो सकता है उसको हम किसी भी देश का प्राइम मेरिडियन मान सकते हैं। ए मेरिडियन ऑफ ए मैप प्रोजेक्शन along with the scale is as stated. So here is some standard meridians. These are divisible by 7.5. Okay, these standard parallels are longitudes. Okay, पृथ्वी गलत डायरेक्शन में घूम रही है ना, ठीक है। While the sunrise in the northeastern state in India about 2 hours earlier as compared to जैसलमेर, जैसलमेर के मुकाबले भारत में पूर्व दिशा में सूर्य पहले उगता है। और जो घड़ियां होती हैं वो चाहे डिब्रूगढ़ हो चाहे इम्फाल हो, है ना, नॉर्थ ईस्ट में, एंड जैसलमेर ये पश्चिम दिशा हो गई, भोपाल सेंटर हो गया, चेन्नई ये साउथ में हो गया। ये भारत के जो भी पार्ट हैं इसमें सब में एक जैसा टाइम क्यों बता रही है, जबकि पूर्वी रेखा और पश्चिमी देशांतर रेखा के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का। अब पहले इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये सूर्य पूर्व में उगा और पश्चिम में डूब गया, ठीक है। अब ये ईस्ट में यहाँ पर समझ लो ये लाइन है अपनी 98 डिग्री, राउंड फिगर में लिख रहा हूँ 98 डिग्री, और यहाँ वेस्ट में यहाँ पर है 68 डिग्री। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया ईस्ट में और ये वेस्ट में गुजरात हो गया। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 68 टू 98, 30 डिग्री का डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। अब एक्चुअली पृथ्वी कितना डिग्री घूम रही है, 360 डिग्री। पृथ्वी घूम रही है 360 डिग्री, है ना। कितनी देर में घूम रही है, 24 घंटे में, 24 HR। तो 24 को अपन 60 से पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ पूरा। 24 आवर को अपन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो भी आएगा वो मिनट में आ जाएगा, है ना।
अब जितना भी मिनट आता है ये आप लोग करके देखो घर में, तो मिनट टोटल डिवाइड बाय 360, तो इससे हमको मालूम पड़ जाएगा कि 1 डिग्री में पृथ्वी कितना घूमती है ना। 1 डिग्री में, सॉरी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है ना, टाइम। तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ कि 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। तो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो 30 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आता है 120, ठीक है, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो ये 2 घंटे का समय लगता है। तो सूर्य जब अरुणाचल प्रदेश में उगता है, ये मान लो सुबह 6 बजे सूरज उगा, तो यहाँ से ये गुजरात तक पहुंचते पहुंचते इसको 2 घंटा लग जाएगा, है ना। यानी गुजरात में सुबह 8 बजे सूरज उगेगा, ठीक है। तो वहां की घड़ियों को 8 बजना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि भारत में एक मेरिडियन मानी गई है, प्रधान मध्याह्न रेखा, जो है 82.5 डिग्री, जो इलाहाबाद मिर्जापुर के पास से गुजरती है। इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया है। तो इसके इस तरफ 15 डिग्री का डिफरेंस है, इस तरफ 15 डिग्री का डिफरेंस है। अब अपन ने बात की यहाँ पर 82.5 डिग्री, तो इसको आप लोग अगर डिवाइड करोगे 82.5 डिग्री को 7.5 से, तो 7.5 से ये डिविजेबल है। तो ऐसी कोई भी लाइन, देशांतर रेखा जो 7.5 से डिवाइड हो जाती है, उसी को हम प्राइम मेरिडियन मानते हैं। मेरिडियन किसी भी देश का मानते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 1 मिनट। Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? The longitudinal gap between Arunachal Pradesh and Gujarat is about 30 degree. Okay. Due to this, there is time lag of about 2 hours between these states. इन दोनों स्टेट के बीच में, राज्यों के बीच में 30 मिनट का समय है। Since Arunachal Pradesh is in the east, the sun rise earlier here compared to Gujarat. अरुणाचल में डेफिनेटली सूरज पहले उगता है क्योंकि वो पूर्व में है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। The Indian Standard Time is taken from the time of Standard Meridian of India, and hence the watches show the same time in both the states. तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री को लिया गया है। तो जितना वहां पर टाइम होगा उतना ही पूरे देश में इकट्ठा टाइम होगा, ठीक है ना। ये है 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री, 82 एंड हाफ 82.5 डिग्री, जो इलाहाबाद प्रयागराज मिर्जापुर के पास से गुजरती है, और भारत के पार्ट को 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में, देशांतरीय इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पर टाइम जोन लिख रहा है, दिखा हुआ है, ये ब्लू वाला एरिया टाइम जोन है। अगर यहाँ पर लिखते हैं हम, जैसे यहाँ पर लिखा है इन्होंने 6, तो ये 6 वाला एरिया कहाँ पर आ गया? इस जगह पर आ गया, यानी इंडिया के ईस्ट में। तो क्या तुम लोग सोच के बता सकते हो कि 0 में अगर करते हैं तो वो कहाँ से, वो लाइन यहाँ से गुजरती है, लंदन के पास से, है ना। तो लंदन से लेकर हमारे देश के बीच में कितना डिफरेंस है ना। हमारे लंदन का डिफरेंस आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। लंदन का डिफरेंस, लंदन का जो नंबर है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल नंबर, वो है 0 डिग्री, और इंडिया का 82.5 डिग्री, ठीक है। और इसको ऐसा समझिए कि लंदन वाला जो लॉन्गिट्यूड है ये बाद में आता है, पहले सूर्य भारत में उगेगा, है ना, पहले भारत में उगेगा। इसके कितने घंटे बाद लंदन में सूर्य उगेगा, ये आप लोग सॉल्व करिए। सिंपल सा है। अपन ने बात की थी कि 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 डिग्री से 0 डिग्री तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, है ना, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। There is a general understanding among the countries of the world to select the standard meridian in multiples of 7.5 of longitude. ये क्योंकि ये 30 इसलिए लिखा हुआ भैया कि 1 डिग्री को 60 मिनट में डिवाइड किया गया है, तो 30 मतलब हाफ होता है। आप लोग 50 मतलब हाफ समझते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर 30 मीन्स हाफ है ना, क्योंकि 1 डिग्री को 60 मिनट में डिवाइड किया गया है। तो दुनिया भर के देशों में स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो 7.5 से डिवाइड होते हैं। That is why 82 degree 30 minute east has been selected as the standard meridian of India.
इसीलिए भारत की 82.5 डिग्री को स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय 5 आवर्स एंड 30 मिनट। 5.5 घंटा भारतीय समय आगे है किससे? ग्रीनविच से, क्योंकि 82.5 डिग्री को हम क्या करेंगे 4 मिनट से सोच लो, करने को बोला था मैंने, आपने मालूम नहीं किया कि नहीं किया, इसको जल्दी करके देखो अभी भी, ठीक है ना। There are some countries where there are more than one standard meridian due to their vast east to west extent। एक मजेदार बात है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है, पूर्व पश्चिम विस्तार बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एक से ज़्यादा मेरिडियन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द USA हैज़ 7 टाइम जोन, अमेरिका में 7 टाइम जोन है। अब ये डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनके अलग अलग टाइम जोन है ना। अब इसमें देखो जैसे रशिया है, रशिया में टोटल 9 टाइम जोन है ना, रशिया सबसे ऊपर है ना। चाइना में भी अलग अलग टाइम जोन है, इंडिया में केवल एक ही टाइम जोन है, ठीक है। तो पूरे दुनिया भर के देशों में कितने कितने टाइम जोन है उसको यहाँ पर इंडिकेट किया गया है ना मजेदार चीज। नाउ इंडिया विथ इट्स एरिया ऑफ, अब एरिया पर आते हैं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या इसको शुद्ध हिंदी में कहें तो 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है लगभग। फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एरिया, पूरी दुनिया का 2.4% एरिया है, एंड स्टैंड एज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। फिजिकल वेरिएशन इंडिया में बहुत सारे हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेटू हैं, प्लेन है, डेजर्ट है ना, कई रिवर्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो इसलिए यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, हरे जंगल हैं और साथ में यहाँ पर डेजर्ट भी है, ठीक है। तो इंडिया का 7th लार्जेस्ट जो एरिया है इंडिया, उसमें कौन कौन से देश आते हैं? सबसे पहले रशिया, उसके बाद कनाडा, फिर USA, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो इसको कैसे याद करेंगे जल्दी से? इनके लिए याद करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जो भी कंट्री है इनके पहले पहले वर्ड आप लोग लिख लें, जैसे RCUCBAI है ना, RCUCBAI, इसको एक जगह लिख लो और इसको याद कर लो तो मालूम पड़ जाएगा। नहीं तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कंट्री पहले नंबर पर है, कौन सा दूसरे पर, कौन सा तीसरे पर। यहाँ पर अलग अलग 10 लार्जेस्ट कंट्री है, रशिया, देन कनाडा, देन USA, देन चाइना, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया, और इसके बाद अर्जेंटीना 8वें नंबर पर है, और कजाकिस्तान 9वें नंबर पर था, ठीक है ना। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। भारत में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटती है। इसके सदर्न मोस्ट और साउथ में मेनलैंड के अंडमान निकोबार आइलैंड है बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है? अरेबियन सी में। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो था 2004 में सुनामी आई थी और उस सुनामी में वो डूब गया था। भारत और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? इस मैप में साफ साफ समझ में आ रहा है कि इंडिया के लेफ्ट साइड में आते हैं तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में गुजरात, कौन कौन सी बाउंड्री टच कर रही है? गुजरात, फिर उसके ऊपर आते हैं राजस्थान, उसके ऊपर पंजाब, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर। चाइना में कौन कौन सी बाउंड्री टच हो रही है स्टेट्स की? सबसे ऊपर कश्मीर आ रहा है, अब कश्मीर तो नहीं है, अब क्या है? लद्दाख है, यूनियन टेरिटरी। उसके नीचे आते हैं उत्तरांचल है, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच नहीं करती उसको, है ना, ठीक है। फिर अब नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। तो इस तरह से और जो दूसरे कंट्री है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है ना, ये देश हैं जो भारत को टच करते हैं। और साउथ में श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, और साथ में मालदीव, ये और देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना, ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। तो इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। भारत की जो जमीन की सीमा है, जमीन की सीमा जो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से लगी हुई है वो 15,200 किलोमीटर है, और जो हमारे तटीय रेखा है, जो कोस्ट लाइन है, वो 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल है। तो भारत की लंबी कोस्ट लाइन के क्या क्या फायदे हैं भाई? तो सबसे पहला फायदा तो है कि हमारा ट्रेड इससे होता है ना, दूसरे देशों के साथ हमारा ट्रेड यहाँ से हो रहा है। टूरिज्म हमारे यहाँ बढ़ता है, लंबी कोस्ट लाइन है जिससे, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, इन राज्यों में काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं,
अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता, क्योंकि शिप बहुत सस्ते होते हैं, प्लेन से, ट्रेन से, बस से बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता हो जाता है। मानसून को फायदा पहुंचाता है, क्योंकि मानसूनी हवाएं यहाँ से आती हैं, बारिश जिसकी वजह से होती है, ठीक है ना। तो इसलिए मानसून को फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं हम, है ना। तो वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमारी कोस्ट लाइन बहुत लंबी है। सेफ्टी भी है, क्योंकि लैंड बाउंड्री पर हमको बहुत सारे सैनिक रखने पड़ते हैं, है ना। बार बार चाइना के साथ कभी युद्ध की कंडीशन बन रही है, कभी पाकिस्तान के साथ युद्ध की कंडीशन बन रही है, जबकि कोस्टल एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई देश नहीं है ना, किसी की जमीन छीनने या छीने जाने का कोई खतरा नहीं है, इसलिए वहां पर दिक्कत नहीं है। तो सेफ्टी है, ठीक है ना। हमको समुद्र के अंदर से रिसोर्सेज मिल रहे हैं, मछलियां मिल रही हैं, है ना, टूरिज्म हो रहा है, उसके अलावा कोई मैग्नीज नोड्यूल्स मिल रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान डिजास्टर के रूप में आते हैं, सुनामी आती है ना, कई साइक्लोन आते हैं जो उड़ीसा, बंगाल और तेलंगाना को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार यहाँ पर आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, स्मगलिंग हो रही है ना, कई इलीगल फिशिंग वगैरह काम होता है। डाकुओं की समस्या यहाँ पर है, भारत के आसपास तो नहीं है, लेकिन अफ्रीका के पास जो सोमालिया नाम का देश है, वहां पर कई बार शिप को हाईजैक कर लिया जाता है ना। नेवल कंपटीशन कुछ देशों के साथ में चल रहा है व्यापार में, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है ना। अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है, जिसको कहते हैं पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट। और एक भारत में बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल, बे और स्ट्रेट, सॉरी गल्फ और स्ट्रेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। गल्फ मतलब खाड़ी, स्ट्रेट मतलब जल डमरू मध्य। तो गल्फ क्या होती है, एक पोर्शन होता है एक समुद्र का जहां पर जमीन, पेनिट्रेट द सी, है ना, समुद्र जमीन के काफी अंदर तक चला गया होता है। तो दो तीन ओर से, तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है, तो वो तीनों से जमीन से घिरा होता है। स्ट्रेट एक सकरा रास्ता होता है एक पानी का, जिनके दोनों तरफ बड़े बड़े समुद्र होते हैं, है ना। गल्फ क्या होती है, कनेक्ट द लैंड एंड द सी, जमीन और पानी को मिलाती है। स्ट्रेट कनेक्ट टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, दो पानी के बड़े वाटर बॉडी को मिलाती है। गल्फ इज ऑलवेज ए नेचुरल फॉर्मेशन, गल्फ अपने आप बनती है। स्ट्रेट भी कई बार अपने आप बनती है, लेकिन कुछ मनुष्यों के द्वारा भी बनाई गई है ना। तुम लोग सोच सकते हो, अगर सोच सकते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कौन कौन सी ऐसी दो स्ट्रेट है जिसको मनुष्यों ने बनाया है। चलो एक मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। पनामा कैनाल, पनामा नहर, इसी तरह से एक स्ट्रेट बनाई गई है जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ रही है, दो बड़े वाटर बॉडी को जोड़ रही है। इसी तरह से एक कौन सी मैन मेड कैनाल है जो स्ट्रेट हम कह सकते हैं उसको, कौन सी उन्होंने बनाई है ना। लास्ट वाला है गल्फ सर्व्स एज एन एक्सीलेंट लोकेशन फॉर हार्बर्स, गल्फ में हार्बर होते हैं, बहुत सारे बंदरगाह बनाए जा सकते हैं। स्टेट कैन नॉट एक्ट एज हार्बर, क्योंकि स्टेट छोटे होते हैं, सकरे होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आप लोगों का पहला चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और अब कुछ दिनों के बाद नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ डालूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।